नमस्कार आदाब, मैं हूं एजे और स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल एजे इकोनॉमिक्स में। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं जियोग्राफी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और जियोग्राफी में ही कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जो आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से बेहद इम्पोर्टेंट होने वाली है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो कुछ ऐसा है कि वह विज्ञान जो पृथ्वी तथा उसके क्षेत्रों, गुणधर्म, वासियों और स्वरूप का अध्ययन करता है कहलाता है। आपके ऑप्शंस हैं पुराविज्ञान, भूगोल, जीव विज्ञान या सामाजिक विज्ञान। सो साथियों, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आपका ऑप्शन नंबर बी रहेगा, ठीक है। और इससे रिलेटेड अगर मैं कुछ फैक्ट्स की बात करूं सो साथियों, इसके बारे में भूगोल व सामाजिक विज्ञान का विषय है जिसके अंतर्गत पृथ्वी तथा उसके क्षेत्रों, जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी तथा उसके क्षेत्रों, गुणधर्म, वहाँ के निवासियों और उसके स्वरूप के विषय में अध्ययन किया जाता है, ठीक है। सो जो ऐसा साइंस, ऐसा विज्ञान जो पृथ्वी तथा उसके क्षेत्रों, गुणधर्म के बारे में अध्ययन करते हैं हम, सो वो सारा जो है आपका भूगोल में आएगा। उसी में हम विभिन्न प्रकार के तारों जैसे सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, अन्य ग्रह हो गए, उपग्रह हो गए, नदियाँ हो गई, पहाड़ हो गए, पूरा मीन्स भौगोलिक क्षेत्र हो गया। सो उसमें ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। और वो सामाजिक विषय का कौन सा पार्ट हो गया? भूगोल हो गया। हम सभी जानते हैं कि सामाजिक विषय या सामाजिक विज्ञान में 4 विषय होते हैं। पहला इतिहास, दूसरा भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र। सो साथियों, दूसरा आपका जो मेन सब्जेक्ट हो गया वो कौन हो गया? भूगोल हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। तो ऋतुएं निम्नलिखित में से किस कारणों से होती हैं? ठीक है, ऑप्शन आपके सामने हैं। मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें 23.5 डिग्री दक्षिण पर पड़ती हैं, या फिर पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुका हुआ होना। ऑप्शन सी है पृथ्वी के अपने अक्ष पर इर्द गिर्द घूर्णन के कारण आभामंडल बनता है, या फिर पृथ्वी का अपने कक्षीय अक्ष से 66.1/2 डिग्री का कोण बनता है। जी हाँ, इस प्रश्न का जो उत्तर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक। और इससे रिलेटेड जो फैक्ट्स की मैं अगर बात करूं सो साथियों, जो ऋतुओं का परिवर्तन होता है ना, तो वो होता है पृथ्वी के परिक्रमण के कारण, ठीक। कैसे होता है? पृथ्वी के परिक्रमण के कारण। जी हाँ, पृथ्वी के परिक्रमण के कारण ऋतुओं का परिवर्तन होता है, ठीक है। जबकि पृथ्वी के घूर्णन के कारण, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण क्या होता है? दिन और रात होते हैं, ओके। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में आप सभी जानते हैं 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं, ओके। कितना टाइम लगता है? 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं, ठीक है। और पृथ्वी की इसी वार्षिक गति को, कौन सी गति? जो 365 दिन और 6 घंटे का टाइम लेती है अपनी सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में, ठीक। तो इसको क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं, ओके। क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं। सूर्य के परिक्रमण मार्ग पर पृथ्वी का जो अक्ष है, जो उसका सिरा है, वो हमेशा एक ओर झुका रहता है, ठीक। इसके कारण उत्तरी गोलार्ध 6 माह सूर्य की ओर झुका रहता है, ओके। इसलिए इस समय उत्तरी गोलार्ध में दिन क्या होते हैं? बड़े होते हैं। इस अवधि में दक्षिणी गोलार्ध सूर्य से दूर होता है, इसलिए वहाँ पर क्या होता है? दिन छोटे होते हैं। तो ऋतुओं का परिवर्तन कैसे होता है? पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुका हुआ होना, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि जब लंदन में अपराह्न के 2 बजे हों तो भारत में 7:30 अपराह्न का समय होगा। ये एक अभिकथन है, ठीक, कि जब लंदन में अपराह्न के 2 बजे हों तो भारत में 7:30 अपराह्न का समय होगा। क्लियर? फिर इसका कारण है कि भारत ग्रीनविच के पूर्व में 32 डिग्री और 30 मिनट पूर्व में स्थित है, ठीक। तो ये अभिकथन और कारण, क्या इनमें से क्या सही है, क्या गलत है, आपको बताना है, ठीक है। सो साथियों, पहला ऑप्शन है ए गलत है परंतु आर सही है। ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सही हैं, आर सही व्याख्या है ए की। तो अगर इस
आंसर की मैं बात करूं, सो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कैसे होगा? क्योंकि ग्रीनविच में क्या है कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व में स्थित है कौन? भारत, अपना इंडिया स्थित है। ठीक है, सो इस कारण से जब लंदन में क्या होता है, 2 बज रहे होते हैं तो 5.5 घंटे का अंतर होता है ग्रीनविच और लंदन के टाइम पे। ओके, सो यहाँ पर क्या होगा, 7:30 बजे का टाइम होगा। ठीक, अगर और विस्तार से इसमें जाने तो इसमें क्या होता है कि भारत के ग्रीनविच के पूर्व में 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर में स्थित होने के कारण, अब ये 82 डिग्री 30 मिनट कहाँ से गुजरती है, इसको आपको याद ध्यान में रखना है। सो ये मिर्ज़ापुर यानी कि प्रयागराज के निकट ये रेखा गुजरती है वहाँ से। ठीक है, और भारत का जो मानक समय है वो ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ठीक, कितना है? 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसलिए क्या है कि जब इंग्लैंड पे 2 बजेंगे तो फिर यहाँ कितना टाइम हो जाएगा? 7:30 का होगा, क्योंकि इतना इसमें ऐड कर दिया जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि समय क्षेत्र पर दिए गए ए, बी और सी कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, ये भी टाइम रिलेटेड क्वेश्चन ही है। ओके, सो ऑप्शन नहीं, कथन है, कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। ओके, बात तो ठीक लग रही है। आगे बी है, पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। ये भी एक कथन है, इस पर भी विचार करना है। प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। ठीक, अब आपको इन ऑप्शंस, ये कथनों को देखते हुए आगे दिए हुए ऑप्शंस पर विचार करना है और देखना है कि कौन कौन से ये कथन सही हैं और कौन कौन से गलत हैं। सो साथियों, अगर आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए, मानक समय अपनाए गए हैं अधिक, जो बहुत बड़े बड़े देश हैं जहाँ पर देशांतरीय विस्तार बहुत अधिक है, वहाँ पर कई सारे मानक समय निर्धारित किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है, ये भी ठीक लग रहा है। ओके, प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है, ये भी ठीक लग रहा है। सो साथियों, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका होगा क्या? वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, ए, बी, सी सभी सही हैं। ठीक है, और अगर अधिक इसमें बात करें तो उपर्युक्त तो तीनों कथन तो सही हैं ही। ठीक है, कुछ देशों का जो देशांतरीय विस्तार है वो क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है, क्यों? उसकी वजह से होता क्या है कि वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। ठीक है, वहाँ पर क्या है? एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। ओके, अब उदाहरण के तौर पर रूस में 11 टाइम जोन है, ये आपको याद रखना है। रूस में कितने टाइम जोन हैं? 11 टाइम जोन है। अमेरिका में 9 हैं टाइम जोन, क्योंकि वहाँ का एरिया बहुत बड़ा है, देशांतरीय विस्तार बहुत बड़ा है। ऑस्ट्रेलिया को 8 टाइम जोनों में बांटा गया है। ठीक है, कितने टाइम जोनों में बांटा गया है? 8। ठीक, विभिन्न देशों की समय पद्धतियों में आपसी संबंध दर्शाने के लिए मानक समय पद्धति का शुभारंभ किया गया है। कौन सी? आपसी समय पद्धति दर्शाने के लिए मानक समय पद्धति का स्टार्ट किया गया है। इस प्रयोजन हेतु संपूर्ण पृथ्वी को कितना बांटा गया है? 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है, ये आपको याद रखना है। ठीक, अब 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है तो फिर प्रत्येक समय क्षेत्र कितने का होगा? 1 घंटे का होगा। ठीक है ना, प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है, ये महत्वपूर्ण है, आपको याद में रखना है। 12वें जोन को 180 अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से बांटा गया है। ठीक है, और यही आपकी क्या है? समय निर्धारित करती है। ओके, चलिए ये हो गया। आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, ये कथन है। ठीक है, कथन भी है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। ठीक है, तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो देख लीजिए, ऑप्शन ए या बी दोनों सही हैं, परंतु बी सही व्याख्या नहीं है ए की। तो मतलब व्याख्या और सही दोनों चीज़ें देखनी है आपको। ओके,
तो साथियों इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ए और बी दोनों सही हैं और बी जो है सही व्याख्या है ई की। ठीक है, क्यों? अब आगे बढ़ें, इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करें। सो साथियों इसके डिस्क्रिप्शन की अगर हम बात करें तो चंद्रमा की घूर्णन तथा परिक्रमण काल दोनों बराबर होता है। ठीक है, जो चंद्रमा, जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी हो गई, इसका चक्कर लगा रहा है कौन? चंद्रमा लगा रहा है। ठीक है, सो चंद्रमा का पृथ्वी का चक्कर लगाने पे जो टाइम लगता है, ठीक है, और अपने अक्ष पर घूमने पे जो टाइम लगता है वो दोनों क्या है? सेम है। क्या है? सेम है। ठीक है, तो दोनों अगर बराबर हैं तो क्या होगा? हम एक ही हिस्सा देख पाएंगे उसका। ठीक, तो सीधी सी बात है, एक ही हिस्सा हम उसका देख पाते हैं। ओके, और चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर तथा अपने अक्ष पर भी एक चक्कर लगाने में जो उसको टाइम लगता है वो लगता है लगभग 27 डेज। कितना? 27 दिनों में पूरा करता है। इसलिए पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। ओके, प्रश्न अगला है कि दिए गए आरेख से सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति को ध्यान से देखिए और बताइए कि ये क्या दर्शाता है। ठीक है, ये आपका सूरज है, ये आपका अर्थ यानी कि पृथ्वी है और ये चंद्रमा है। ठीक है, इनकी जो पोजीशन बन रही है उसको ध्यान से देखना है, फिर आपको बताना है कि ये स्थिति क्या दर्शाएगी। भाई जैसे क्या होता है? चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, तो उसमें क्या होता है? ये तीनों एक सीध में आते हैं। ठीक है, कौन क्या कब बीच में रहता है वो बाद में बात करेंगे, बट ये एक सीध में रहते हैं। यहाँ पर क्या है? ये एक 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, पृथ्वी, मून और सन मिलकर। ठीक है, सो आपको देखना है कि सूर्य ग्रहण होगा, चंद्र ग्रहण होगा, बृहद ज्वार भाटा होगा या लघु ज्वार भाटा होगा। ठीक है, सो गाइस इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका सही होगा ऑप्शन नंबर डी, लघु ज्वार भाटा। अगर मून और सन मिलकर अर्थ के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं सो क्या होगा? लघु ज्वार भाटा होगा। ओके, लघु ज्वार भाटा होगा। ठीक, कैसे? क्योंकि सूर्य व चंद्रमा के आकर्षण और पृथ्वी की अपकेंद्रीय बल के कारण, सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण और पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण सागरीय जल का ऊपर उठना क्या कहलाता है? ज्वार, व नीचे गिरना क्या कहलाता है? भाटा। ओके, तो जब सूर्य, पृथ्वी व चंद्रमा समकोण बनाते हैं ऐसे में सूर्य व चंद्रमा का आकर्षण प्रभाव कम हो जाता है। ठीक है, इसमें टाइड की ऊंचाई सामान्य टाइड से 20% कम होती है। क्या होती है? 20% कम होती है। तो क्या होगा? वहां पर लघु ज्वार भाटा होगा, बृहद नहीं, लघु होगा। क्यों होगा? क्योंकि आकर्षण बल वहां पर कम हो चुका होता है 90 डिग्री एंगल के कारण। ठीक है, सो जो टाइड आएगी, जो नीप टाइड आएगी, ज्वार भाटा होगा, वो क्या है? 20% वो कम होगा। ठीक है, तो इसे निम्न ज्वार या लघु ज्वार भाटा कहेंगे। क्लियर? वे दो उपग्रह जिनके वो दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं। ठीक, बृहस्पति, पृथ्वी और बृहस्पति, बुध और शुक्र, बुध और शनि, शुक्र और मंगल। ठीक है, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा ग्रह है जिनके कोई उपग्रह नहीं हैं। सो गाइस इस क्वेश्चन का जो आंसर रहने वाला है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, बॉय वाली बी। बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है। जैसे कि पृथ्वी का हमारा चंद्रमा है, अदर ग्रहों के बहुत सारे ग्रह हैं, उपग्रह हैं। तो बुध और शुक्र वे उपग्रह हैं, वो ग्रह हैं सॉरी, जिनका कोई उपग्रह नहीं है। ओके, जिनका कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, सौर मंडल में 8 ग्रहों में सबसे छोटा और सूर्य के निकटतम है कौन सा? बुध। ओके, शुक्र सूर्य से निकटतम दूसरा ग्रह है, ये भी आप जानते हैं, और इसी को सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी का भगनी ग्रह, ठीक है, पृथ्वी का पड़ोसी ग्रह और पृथ्वी जैसा दिखने वाला ग्रह, ये सारी उपनाम भी इसको दिए गए हैं। सो बुध और शुक्र क्या है? इनका कोई उपग्रह नहीं है। ये पृथ्वी का निकटतम, ये देखिए पृथ्वी का निकटतम, सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है। ओके, सबसे गर्म ग्रह कौन है? आपका
शुक्र होगा। ठीक है, इसे सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहा गया है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है कि पहला अभिकथन है, फिर कारण है। सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है। ठीक है, क्या है? गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद, यानी कि यहाँ पर 2 घंटे पहले निकलता होगा। ठीक, अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है, ये कारण है। अब आपको ऑप्शन देखना है और आंसर करना है, गैस करना है क्या हो सकता है। अगर आप कर सकते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में भी आंसर करके बता सकते हैं, या फिर एक कॉपी पेन लेके बैठ सकते हैं और उस पर भी क्वेश्चन नंबर डाल के उसका आंसर लिख के बाद में पूरा इकट्ठा कमेंट बॉक्स में उसको अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। तो गाइस इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए को स्पष्ट नहीं करता है। ठीक है, दोनों कथन सत्य हैं कि सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है, तो ये दोनों कथन सही हैं। लेकिन जो दूसरा कथन आर है वो ए को सही रूप से डिफाइन नहीं करता है, स्पष्ट नहीं करता है। ठीक है, अब इसके डिस्क्रिप्शन की अगर बात करें तो भारत का जो हल है देशांतरी विस्तार वो 30 डिग्री पूरब तक है। कहाँ तक है? 30 डिग्री पूर्व तक है। सूरज की किरणें एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लेती हैं। ठीक है, 4 मिनट का समय लेती हैं। ओके, अर्थात 30 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना टाइम लगेगा? 30 और 4 मिनट, यानी कि एक देशांतर में 4 मिनट, तो 30 देशांतर में 30 डिग्री देशांतर में 30 गुणे 4 यानी कि 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे का समय लगेगा। ओके, सो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ओके, कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, इसलिए अरुणाचल प्रदेश में सूर्य क्या है? पहले दिखाई देगा। ठीक, और गुजरात में क्या होगा? गुजरात में ये 2 घंटे बाद, यानी 120 मिनट बाद दिखाई देगा। इसी तरह जब सूरज डूबता है उसमें भी यही 2 घंटे का डिफरेंस होगा। सो क्लियर? पुच्छल तारे की पूंछ के दिशा, पुच्छल तारा जो होता है उसकी पूंछ की दिशा सदैव होती है सूर्य की ओर, सूर्य से दूर, उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पूर्व की ओर। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर। और अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो साथियों, सूर्य से दूर की ओर पुच्छल तारे की जो पूंछ होती है वो क्या होती है? सूर्य से दूर की ओर होती है। ओके साथियों, पुच्छल तारे के बारे में अगर मैं और बात करूं तो धूल, बर्फ, जलकणों और हिमानी जैसे गैसों का वह चट्टानी पिंड जो सूर्य के चारों ओर परवलयाकार एक अति परवलयाकार पथ कैसा होता है? परवलयाकार, अति परवलयाकार पथ पर घूमते हुए पृथ्वी से कुछ दिन से कुछ महीनों तक नग्न आंखों से, यानी कि हम नंगी आंखों से इसको देख सकते हैं। ठीक है, पृथ्वी से चमकीले रूप में दृष्टिगोचर होते हैं, दिखाई देते हैं। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं? धूमकेतु या पुच्छल तारे। एक लंबी सी पूंछ जैसी बनी हुई दिखाई देती है। ठीक है, सूर्य के समीप आने पर यह सूर्य से गर्मी और ऊष्मा प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है? सूर्य से गर्मी और ऊष्मा प्राप्त करता है। ठीक है, और अपने पीछे की ओर लंबी पूंछ का निर्माण करता है। ठीक है, इनकी पूंछ सदैव, ठीक है, आपको याद रखना है, इनकी जो पूंछ होती है वो हमेशा वो क्या होगा? हमेशा जो है सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में, ठीक है, सूर्य के विपरीत दिशा में जाती हुई दिखाई देगी। सूर्य की विपरीत दिशा में जाती हुई दिखाई देगी। क्लियर? सो पुच्छल तारा जो है सूर्य से विपरीत दिशा में उसकी पूंछ हमें जाती हुई दिखाई देगी। क्लियर? आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य की दूरी लगभग कितनी है? ठीक है, ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। मैं अगर इसकी सही जवाब की बात करूं तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ओके, इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर?
और अगर अधिक इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो पृथ्वी एवं चंद्रमा के मध्य जो दूरी है वो है 3,84,400 किलोमीटर। कितनी है? 3,84,400, 3,84,400 किलोमीटर। ये दूरी पृथ्वी की परिधि से 30 गुनी है। जी हाँ, ये एक प्रश्न पूछा गया था कि जो चंद्रमा और पृथ्वी की का डिस्टेंस है तो वो पृथ्वी की परिधि से कितने गुना है। ठीक है, तो ये 30 गुना है, 30 गुना है। ठीक है, और चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, आप सभी जानते हैं। ये सौरमंडल का 5वां सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह, ये आप नहीं जानते होंगे तो इसको नोट कर लीजिएगा कि चंद्रमा जो है जो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, यह सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा सबसे बड़ा 5वें नंबर का प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के 1/6 है। कितना है? 1/6 है। इसको आप, ये इंपॉर्टेंट है फैक्ट, इसको आप नोट करिएगा। चंद्रमा का परिक्रमण काल 27 दिन का होता है। ठीक है, कितने दिन का होता है? 27 दिन का होता है। इसको हम अभी इसके पहले भी चर्चा कर चुके हैं। सो ये रही कुछ इससे जुड़ी हुई फैक्ट। और डिस्टेंस आपको याद रखना है 3,84,400 किलोमीटर। अगला प्रश्न है चंद्र ग्रहण निम्नलिखित में से कब पड़ता है। ठीक, आपको बताना है किस दिन को पड़ता है। पूर्णमासी, अमावस्या, प्रथम चतुर्थ, तृतीय चतुर्थ। ठीक है, सो गाइस इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आपका चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णमासी के दिन पड़ता है। किस दिन पड़ता है? पूर्णमासी के दिन पड़ता है। ओके, पूर्णमासी के दिन। ठीक है, चंद्र ग्रहण। ठीक, अब चंद्र ग्रहण सूर्य और चंद्रमा, चंद्र ग्रहण क्या होता है कि सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ जाती है, बड़े अच्छे से इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये है आपका सूरज, ठीक, और ये है आपका अर्थ यानी कि पृथ्वी, और ये है आपका मून, ठीक है, यानी कि चंद्रमा। ओके, तो जब सनलाइट यहाँ से निकलती है और पृथ्वी उस सनलाइट को ढक लेती है तो चंद्रमा पे हमें एक छाया बनी हुई दिखाई देती है। चंद्रमा हमें ये तो आधा दिखाई देगा या एक हिस्सा दिखाई देगा या कुछ कटा हुआ दिखाई देगा। तो वो क्यों दिखाई देता? क्योंकि चंद्रमा का तो कोई अपना लाइट होता नहीं है, ठीक है, वो सनलाइट से ही चमकती है। तो जब सनलाइट को रोक लेता है कौन? पृथ्वी बीच में आ जाती है, ढक लेती है, तो चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तब सूर्य की रोशनी चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती है। ओके, क्या होता है? सूर्य की रोशनी चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती है तथा पृथ्वी की छाया के कारण चंद्रमा पर अंधेरा छा जाता है। ओके, इस स्थिति को चंद्र ग्रहण कहा जाता है और ये सदैव कब होगा? पूर्णिमा को होगा, इसको आप याद रखेंगे। जबकि जो सूर्य ग्रहण होता है ना वो हमेशा अमावस्या को होता है। और एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि जरूरी नहीं है कि हर पूर्णमासी को चंद्र ग्रहण हो या फिर हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण हो, ऐसा बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन जब होगा तो चंद्र ग्रहण पूर्णमासी को होगा और सूर्य ग्रहण आपका अमावस्या को ही होगा। लेकिन प्रत्येक अमावस्या या प्रत्येक पूर्णमासी को हो ऐसा जरूरी नहीं है। निम्नलिखित ग्रहों में से वह कौन सा है जिसका कोई उपग्रह नहीं है? ठीक, सो ये क्वेश्चन अभी पहले भी हो चुका था और मुझे उम्मीद है कि आपको याद होगा। हमने 2 ग्रहों के बारे में बात की थी। सो गाइस इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। बुध और शुक्र ऐसे ग्रह थे, बुध और कौन सा? शुक्र ऐसे ग्रह थे जिनका कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है। बुध सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है, शुक्र सूर्य के निकटवर्ती दूसरा ग्रह है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, आप सभी जानते हैं। जबकि सौरमंडल में सर्वाधिक उपग्रह 79 कितने? 79 कितने? 79 बृहस्पति के हैं। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, डीमोस और फोबोस। ये डीमोस और फोबोस आपको याद रखना है, मंगल ग्रह के हैं और ये कई सारी परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं और आने वाली परीक्षाओं के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
और बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाला प्रमुख अक्षांश कौन सा है? ओके, प्रमुख अक्षांश कौन सा है? ऑप्शन ए भूमध्य रेखा, जिसे आप विषुवत वृत्त भी कहते हैं। ऑप्शन बी आर्कटिक वृत्त, ठीक है। ऑप्शन बी आर्कटिक वृत्त, ठीक। ऑप्शन सी मकर रेखा, जिसे मकर वृत्त भी कहते हैं। और ऑप्शन डी कर्क वृत्त, जिसे कर्क रेखा भी कहते हैं। तो चलिए बताइए कि ऐसा कौन सी लाइन है, कौन सी रेखा है जो भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है, ठीक है। अगर मैं इस क्वेश्चन के जवाब की बात करूं तो गाइस इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ओके, ऑप्शन नंबर डी होगा कर्क वृत्त, ठीक है। कर्क रेखा ही है जो भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है, ठीक है। और जो ये कर्क रेखा है ना, इसे 23.5 डिग्री यानी कि 23 सही 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भी कहते हैं। ये आपको याद रखना है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भी कहा जाता है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक। ये प्रश्न भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ऐसे कौन से राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। ऑप्शन में कुछ स्टेट के नाम दे दिए जाएंगे, जिनमें से कुछ सही होंगे, कुछ गलत होंगे। तो आपको ये 8 राज्य पता होने चाहिए। कौन कौन से हैं? पहला राजस्थान, फिर गुजरात, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये ऐसे 8 राज्य हैं जहां से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरती है। ओके, और ये अपने इंडिया के लगभग एकदम बीचों बीच से होकर गुजरती है। क्लियर? निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी दिन की परिभाषा है? वैसे तो हमारा दिन जो होता है 24 घंटे का होता है, मॉर्निंग से गुड नाइट तक, ठीक है। लेकिन पृथ्वी दिन की परिभाषा क्या हो सकती है? ठीक है। सो अर्थ डेज का डिफिनेशन क्या होगा? सो ऑप्शन ए है पृथ्वी की गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है। ऑप्शन बी वे दिन जिस पर पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, या फिर देशांतरों के मध्य की दूरियां, या फिर पृथ्वी का अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। ठीक है। सो आपको बताना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको हम पृथ्वी दिन की परिभाषा कहेंगे। अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो गाइस इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी होगा। पृथ्वी का अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में जो टाइम लगता है उसको हम अर्थ डे कहते हैं, पृथ्वी दिवस कहते हैं। ठीक है। अपने अक्ष पर घूमने पर जो टाइम लगता है ना उसको हम क्या कहते हैं? पृथ्वी दिवस कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड यानी कि लगभग 24 घंटे में पूरा करती है। नॉर्मली हम 24 घंटे ही कहते हैं, लेकिन अगर एग्जैक्ट टाइम की बात करें तो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड लगते हैं। ठीक है। एक पूरा चक्कर लगाती है अपने अक्ष पर। पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने की गति को जो, अब ये तो पृथ्वी डे की बात हो गई, डिफिनेशन हो गई कि अपने अक्ष पर जितना टाइम पे घूमती है। ठीक है। लेकिन जो अपने अक्ष पर घूमने की गति है उसकी, उस गति को कहते हैं भू परिभ्रमण। भू परिभ्रमण या फिर घूर्णन। ठीक। आपसे कोई पूछ ले कि भू परिभ्रमण या घूर्णन क्या है, तो पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने की गति को भू परिभ्रमण या घूर्णन कहते हैं। अपने कक्षीय समतल पर पृथ्वी के अक्ष का झुकाव अनतिकोण, झुकाव को क्या कहेंगे? अनतिकोण। ठीक। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव अपने कक्षीय समतल पर क्या होता है आपको बताना है। 23.5 डिग्री, 90 डिग्री, ऑप्शन सी है 45 यानी कि 45 डिग्री, या ऑप्शन डी 66.5 यानी 66 सही 1/2 डिग्री। ओके। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है और बताइए कि अपने कक्षीय समतल पर पृथ्वी के अक्ष का झुकाव यानी कि अनतिकोण क्या होता है। ओके। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, 66 सही 1/2 डिग्री। ओके। ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है। अपने कक्षीय समतल पर पृथ्वी के अक्ष का जो झुकाव है वो क्या होता है? 66.5 डिग्री, जबकि पृथ्वी अपने अक्ष पर, ये आपको ध्यान में रखना है, अपने कक्षीय समतल पर 66.5 डिग्री और
अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसी झुकाव के कारण ऋतु परिवर्तन तथा दिन रात छोटे बड़े होते हैं। ठीक है, ऋतुओं का परिवर्तन जैसे कभी गर्मी, अभी बरसात चल रही है, फिर सर्दी आएगी, फिर वसंत आएगा। ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये अपने कक्षीय समतल पर पृथ्वी के अक्ष का झुकाव 66.5 डिग्री होने पर और अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी होने के कारण होता है। ठीक है, तो गाइज ये रहा आज का सेशन। मुझे उम्मीद है आप इससे ज़रूर कुछ ना कुछ सीखेंगे, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ इससे हेल्प मिलेगी। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलिएगा। हाँ, और जो चीज़ आपको इसमें पसंद आई हो, कोई चीज़ अच्छी लगी हो या कुछ चीज़ आपको अच्छी ना लगी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। ओके, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।